Sociology answer writing. Before beginning the sociological answers, भी ये स्टार्ट करना कि हमें आंसर्स लिखना है, पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि लिखने से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेनी है। वो ये है कि वी शुड हैव ऑलवेज, like let's say this is the topic, modernity and social changes in Europe and emergence of sociology. आंसर लिखने से पहले इस टॉपिक को पढ़ना बहुत अच्छे से जरूरी है। और ये पता कैसे चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है? वो पहली चीज पता चलेगा आपको टॉपिक से, दूसरी चीज पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट। सी, ये टॉपिक देख के मेरे को इतना पता चल रहा है कि आई शुड बी नोइंग व्हाट इज मॉडर्निटी। ये टॉपिक देख के मुझे इतना पता चल रहा है आई शुड नो व्हाट वेर द सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड वी शुड बी नोइंग इट in the context of how this led to the emergence of sociology, how modernity led to the emergence of sociology. So कुछ questions बन सकते हैं मेरे दिमाग में। How did modernity brought about the emergence of sociology? What were the social changes? वो कौन से ऐसे social changes थे यूरोप में जो sociological emergence में help किए? Modernity के वो कौन से aspects थे जो sociology के emergence में help किए? अब यहीं पे जब मॉडर्निटी की वो एस्पेक्ट्स की बात आती है तो पॉलिटिकल मॉडर्निटी, इंटेलेक्चुअल मॉडर्निटी, इन सारी चीजों के बारे में बात आ जाती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात आ जाती है, इकोनॉमिक मॉडर्निटी के बारे में बात आ जाती है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में बात आ जाती है। सो हाउ दोज एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी हैज एक्चुअली लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ये चीज आपको ये टॉपिक बताता है, ये और कोई नहीं बताएगा, ये आपको टॉपिक बताएगा। यू शुड ऑलवेज हैव 250 वर्ड्स रेडी टू राइट ऑन एनी टॉपिक दैट इज गिवन इन सोशियोलॉजी। Like let's say we have the scope of the subject. आपका स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट के लिए 250 वर्ड्स हमेशा रेडी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास वो 250 वर्ड्स है ही नहीं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू विल बी डूइंग व्हाइल रीडिंग सोशियोलॉजी। बहुत सारे बच्चों ने टॉपिक पढ़ा बट दे नेवर थॉट ऑफ कि भाई अगर मैं से 250 नंबर का सवाल पूछेगा तो मैं क्या लिखूंगा। इतना जरूर तैयार रखना है। तो टॉपिक मुझे ये बताएगा कि मुझे कितना पढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ टॉपिक के अलावा हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये बताएगा हमें उसको कहां तक स्ट्रेच करना है। 2013 में एक सवाल आया था कि अबाउट द सोशल रिफॉर्मिस्ट ट्रेंड इन द यूएसए, कि भाई इट फ्लरिश्ड इन यूरोप एंड इट इमर्ज्ड, लाइक इट स्प्रेड टू दिस यूएसए। इज दैट क्वेश्चन में लाइक दे हैव एक्चुअली फोकस्ड अपॉन द सोशल ओरिएंटेशन, सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन। सो ये जो यूएसए का जो बातचीत है ये आपको 2013 का पीवाईक्यू बताता है। तो पीवाईक्यू ये बताता है कि आपको अपने आप को कितना लंबा खींचना है, और टॉपिक ये बताता है कि किन टॉपिक को जरूर तैयार कर लेना है। और इस चीज को ध्यान में रखते हो अगर आप एक टॉपिक है वो पढ़ते हैं तो आप बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं अपकमिंग क्वेश्चंस के लिए। ज्यादातर बच्चे ये नहीं करते और यहीं पे वो गलती करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जगह पे क्या होता है, यू सी द एट बेस्ट, यू सी द टॉपिक, यू डायरेक्टली अटेंड द क्लास। आप टीचर्स की क्लास में गए, आपको सिलेबस नहीं पता है एंड यू हैव अटेंडेड द क्लास एक्चुअली, और टीचर्स ने जो बताया हमने लाइक वी नोट इट डाउन, हम नोट करते चले गए एंड इन द एंड वी एंड अप हैविंग अ कंटेंट जिसका हमने शायद कोई पर्सपेक्टिव डेवलप ही नहीं किया था। सो बिफोर द टीचर एक्चुअली टीचर्स यू, यू शुड नो यार कि मुझे टीचर के लेक्चर से क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट डू। ये आपको नहीं करना। सो मेरा टॉपिक मुझे बताता है कि किन चीजों पे ध्यान देना है एंड उसके बाद मेरा प्रीवियस क्वेश्चन मुझे बताता है कि उस पर और कितना खींचना है। सो कोई भी टॉपिक पढ़ें आप सोशियोलॉजी में, इन दोनों चीजों का जरूर ध्यान रखें। टॉपिक के लिए आपके पास 250 वर्ड्स होने चाहिए एंड प्रीवियस क्वेश्चंस में अगर कोई चीज एक्स्ट्रा उसने पूछ लिया जो आप खुद से एप्रीहेंड नहीं कर पाए, देन आपके पास उसके बेसिस पे भी कंटेंट होना चाहिए। कमिंग नेक्स्ट, क्वेश्चन पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन। यू मोस्ट ऑफ यू नो 2 पेपर्स होते हैं, उसमें यू हैव दिस सेक्शन ए, सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, दोनों में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 10 क्वेश्चन ये होते हैं, दे आर कंपल्सरी इन नेचर। देन यू हैव 2 क्वेश्चन, या तो बचा हुआ ये क्वेश्चन से लाइक वी हैव द सेक्शन ए में 1 2 3 4 4 क्वेश्चन होते हैं जिसके सब पार्ट्स होते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, बाकी में 3 3 क्वेश्चन होते हैं। सेम वे यहाँ पे होता है
5, 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 5 में 5 क्वेश्चन, 6, 7, 8 में 3 क्वेश्चन, एंड यू एक्चुअली 2+1 और 1+2 में आप इसे चूज करते हैं क्योंकि यहां पे आपका चॉइस नहीं है, तो बेसिकली यू एंड अप राइटिंग 5 क्वेश्चन. सो इन द ऑप्शनल यू कैन चूज द क्वेश्चंस दैट यू वांट टू राइट. तो वो आपको एक मौका भी दे रहा है कि भाई आपको जिस पे आता है उस पे लिख के दिखाओ और बेहतर लिख के दिखाओ कि आप में कितना दम है. सो हियर इटसेल्फ it will become a matter of choice, the right choice of questions that will help you get more marks. बहुत सारे बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं, और इसी चीज के लिए ये चॉइस जब आपके सामने पेपर है आपको शुरुआत के 5 से 7 मिनट के अंदर कर लेनी है. लगा दो 5 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है. ये इसमें तो चॉइस है ही नहीं. इस 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको चुन लेने कि मुझे करना कौन सा, क्योंकि आपने जो पढ़ा है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन के लिए आपके पास कंटेंट ज्यादा है. यू विल कम टू नो. तो दिस जब भी आपके सामने पेपर आए, डिसाइड देयर इटसेल्फ, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, हड़बड़ी में कई बार आप गलत सेक्शन वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, और ऐसे केस में आप बेटर नंबर ला सकते थे, आप 10 नंबर फालतू ला सकते थे, आप नहीं ला पाओगे. सो डोंट डू दिस, मेक द राइट चॉइस. एंड सेकेंड थिंग, क्वेश्चन आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, यू हैव टू राइट इफ यू हैव चोजन दैट सेक्शन. कई बार क्या होता है उस सेक्शन में हमें क्वेश्चन ठीक से नहीं आ रहा होता, हम बोलते हैं यार हमें अच्छे से नहीं आता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव ये होता है कि अच्छा नहीं लिखूंगा तो एग्जामिनर के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन आप नहीं लिखोगे तो 0 मिलेगा, लिखोगे तो माइनस में तो नहीं मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा ना, क्या पता आधा नंबर के चलते आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए. तो यू हैव टू हैव अटेम्प्ट अ क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ये आपको ध्यान रखना है. कुछ चीज और आपको ध्यान रखनी है जब आपके सामने क्वेश्चन आए, डोंट स्टार्ट राइटिंग इंस्टेंटली. लेट्स से कि आपको 10 मार्क का क्वेश्चन में आपके पास 7 मिनट है. कई बच्चे क्वेश्चन आया नहीं कि एंड दे स्टार्ट राइटिंग. नो, दैट इज अ रॉन्ग ट्रेंड. गिव 30 to 40 seconds टू बिल्ड अप अ स्ट्रक्चर इन योर माइंड. अपने माइंड में सोचिए कि भाई मैं इसको किस डायरेक्शन में आंसर लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि आप पेन से लिख रहे हैं, बाद में आपको उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं होगा. तो डिसाइड तो आपको पहले करना पड़ेगा. तो डिसाइड दैट, एंड आफ्टर दैट वंस यू डिसाइड, राइट द आंसर. सिंपल. तो तुरंत नहीं लिखना है, क्वेश्चन आए थोड़ा सा सोचना है आप उसके बारे में क्या जानते हैं, एंड देन स्टार्ट राइटिंग. अब आते हैं इस पे, क्वेश्चन को समझने वाली चीज पे. क्वेश्चन आ गया मेरे सामने, तो क्वेश्चन आ गया, अब मेरे को इसका आंसर लिखना है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द क्वेश्चन, कि भाई वो पूछ क्या रहा है. सो यू बेसिकली यू हैव टू ब्रेक क्वेश्चन इनटू व्हाट, व्हाई एंड हाउ एलिमेंट्स, कि भाई ये क्या कुछ मुझसे जानना चाहता है, या कोई चीज क्यों हो रही है वो इसके बारे में जानना चाहता है, या फिर ये चीज कैसे भी इसके बारे में जानना चाहता है, तो क्या इसके लिए मेरे पास कंटेंट है कि नहीं. यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज कंपोनेंट्स. और इस क्वेश्चन को मुझे कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है आंसर लिखने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है. जैसे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, दिस इज अ प्रीवियस क्वेश्चन, हाउ डिड इंटेलेक्चुअल फोर्सेस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. अब ये क्वेश्चन आया, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सीधे लिखेंगे, भाई दे विल सी दिस इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड दे विल स्टार्ट राइटिंग एवरीथिंग दैट दे नो अबाउट की हाउ सोशियोलॉजी इमर्ज्ड. इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन भी डाल देंगे, फ्रेंच इवोल्यूशन भी डाल देंगे, नो डाउट आप उसको एक ब्रीफ रेफरेंस दे सकते हैं, बट वो क्वेश्चन उसके बारे में है ही नहीं. दे आर लुकिंग फॉर द आइडियाज, दे आर लुकिंग फॉर द इनलाइटनमेंट आइडियाज, दे आर लुकिंग फॉर द काउंटर इनलाइटनमेंट आइडियाज. ये इन चीजों के बारे में जानना चाहता है. दे आर लुकिंग फॉर द जो एज ऑफ रीजन की बात हो रही है, दे आर लुकिंग फॉर एम्पिरिसिज्म, दे आर लुकिंग फॉर इन चीजों के लिए बात करें जो वो इंटेलेक्चुअल फोर्सेज जो आप पढ़ते हैं, थिंकर्स के व्यूज हैं. So they want you to write this answer in a particular perspective. Ideal type याद है वेबर का. It is the way of looking at things in a particular direction. This question is providing you a direction dear कि how did intellectual forces led to the emergence of sociology. They are not looking for an answer that how actually sociology emerged. वो उसको पता है, आपको पता है, टॉपिक में आपने पढ़ के आए हो, लेकिन they want you to look into how did intellectual forces actually led to the emergence of sociology. उसको मेन मतलब है इंटेलेक्चुअल फोर्सेस से, उसको नहीं मतलब है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से.
उसको नहीं मतलब है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, क्वेश्चन वो मांग रहा है। सो दिस क्वेश्चन के अगर हम कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो मेरे को पहली चीज पता होनी चाहिए कि पहली मेरे को इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बात करनी है, लेकिन किस पर्सपेक्टिव के बारे को लेके बात करनी है, थ्रू द इंटेलेक्चुअल फोर्सेस, हाउ इट लेड टू दैट। ये इसका कंपोनेंट था। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी वाज नेवर अ कंपोनेंट। अगर आप खाली इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी लेके आगे आपको नंबर मिलेंगे, 0 नहीं मिलेंगे, 1-2 नंबर मिलेंगे, लेकिन 7 नहीं मिलेंगे, 6.5 या 6 नहीं मिलेंगे, 2-3 मिल जाएंगे। लेकिन 2-3 करते करते एंड सोच के देखिएगा आप, हर क्वेश्चन में आपने ऐसे कर दिया, 19 क्वेश्चंस यू हैव, 2-2 नंबर कम होते चले गए, तो सीधे इन द एंड में आप 38 नंबर का डिफरेंस क्रिएट करेंगे नेगेटिव में। और अगर आपने सही वे में लिखा है तो 19 क्वेश्चंस एक पेपर में 2-2 नंबर का डिफरेंस आप क्रिएट करते हुए पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे तो 38 नंबर का क्वेश्चन, 38 मार्क्स का क्वेश्चन, 38 मार्क्स का क्वेश्चन आप डिफरेंशिएट करेंगे एक पेपर में, एक्स्ट्रा लेके आएंगे। लेकिन पेपर तो 2 हैं और इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 76 मार्क्स। तभी कुछ लोगों का 290 और कुछ लोग 210 पे रह जाते हैं। वो फाइट जो है ना वो आपकी एक एक क्वेश्चन में है कि आप हर एक क्वेश्चन में कितना नंबर एक्स्ट्रा ला रहे हो, क्योंकि एक लिमिट होती है। आप एक क्वेश्चन में आप कितना भी अच्छा लिख लोगे, एक्सेस कुछ भी लिख दो, उसके ऊपर एक जो एग्जामिनर का माइंडसेट है ना कि इसके ऊपर नहीं देना, वो नहीं देगा आपको, 10 में 10 कभी नहीं देगा। इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव, सो ही वोंट बी गिविंग यू द मार्क्स। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गिव हिम एनफ थिंग्स, एनफ एलिमेंट्स कि भैया हमको तुम मार्क्स दे दो, ये चीज है। और उसके लिए आपको उसको कंटेंट आपको देना पड़ेगा। एंड हाउ यू कैन डू दैट? यू कैन डू दैट विथ अ राइट अप्रोच, यू कैन डू इट विथ अ राइट डायग्राम। ताइजी सिखाऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। अब ये क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी इमर्ज्ड इन यूरोप एंड इट फ्लरिश्ड टू बिगिन ऑन सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन इन द यूएसए। ये 2013 का क्वेश्चन है। अब इसके कंपोनेंट्स मेरे को आइडेंटिफाई करने। अब हमने सिलेबस में तो सिर्फ पढ़ा था क्या, यूरोप के बारे में, अब यूएसए आ गया, हम क्या करें। लेकिन अगर हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा होता, हमने इसका भी कंटेंट तैयार किया होता, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कंटेंट होता, मैं लिख सकता था। अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये मेरे को 2 पार्ट में दिख रहा है, दैट सोशियोलॉजी इमर्ज्ड इन यूरोप, यानी कि मेरे को इसके बारे में भी लिखना है, एंड दैट इट फ्लरिश्ड टू बिगिन ऑन ए सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन इन द यूएसए, तो मुझे इसको पार्ट में भी लिखना है। यानी कि आई कैन सी दिस क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स, 5+5। तो 5 नंबर मैं यूरोप के लिए लिखूंगा, 5 नंबर मैं यूएसए के लिए लिखूंगा। दोनों पार्ट को प्रॉपर रिस्पेक्ट दूंगा, क्योंकि दोनों पार्ट ने आधा आधा पार्ट लिया है, मेरे को नंबर मिलेंगे। अब मैंने खाली यूएसए के बारे में लिख दिया तो मुझे नंबर नहीं मिलेगा, मैंने खाली यूरोप के बारे में लिख दिया तो मुझे नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने अगर दोनों के बारे में लिख दिया तो मुझे डेफिनेटली नंबर मिलेगा। और अगर मैंने दोनों का लिंकेज दिखा दिया डायग्राम में तो मुझे और अच्छे नंबर मिलेंगे डायग्राम, क्योंकि विजुअल रिप्रेजेंटेशन इट ऑलवेज हेल्प्स। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, वो कितने पार्ट में पूछ रहा है, कौन से पार्ट का वेटेज ज्यादा लग रहा है। कभी कभी 2 क्वेश्चन होंगे लेकिन सेकंड पार्ट का वेटेज ज्यादा होगा, तो आपको उसको ज्यादा वर्ड्स में लिखना है। लेट्स से कि व्हाट इज सोशल फैक्ट, वो तो आप डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा लिखोगे, बट द थिंग इज दैट जो सेकंड पार्ट है मुझे दिख रहा है अच्छे खासे वर्ड्स दिए हुए, एंड देन आई विल बी नीड टू एक्सप्लेन दैट इन मोर नंबर ऑफ वर्ड्स। हो सकता है 150 वर्ड्स में सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूंगा, 100 वर्ड्स में सोशल फैक्ट एक्सप्लेन करूंगा। और इस टाइप के एग्जाम्पल्स आएंगे, लाइक सी फ्यू थिंग्स मैं आपको बताता रहा हूं, आप नहीं सीख पाओगे, आप उस चीज को करके ज्यादा अच्छा सीखोगे। क्योंकि देखो बताने को तो लाइक देयर आर एन नंबर ऑफ वीडियोज ऑन द यूट्यूब, लेकिन जब आप मेरे साथ उस चीज को करोगे, लाइव आंसर राइटिंग करोगे, आप गलतियां करोगे, प्लीज मेक श्योर कि जो आप में से जो भी बच्चा लाइक यू आर द पार्ट ऑफ द ड्रिल बैच, you make sure that you attend the class live, because if you don't attend the class live you won't be learning। बाद में रिकॉर्डेड वीडियो का कोई फायदा नहीं होगा, फायदा होगा मतलब यू विल बी लर्निंग, ठीक है सर ने बता दिया, बट जो आप गलती करोगे, जब गलती करके आप मेरे साथ सीखोगे, यू विल लर्न अ लॉट। देन आफ्टर दैट यू हैव टू रिकॉग्नाइज द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। क्या मतलब है इसका? अब क्वेश्चन आ गया, एक नया टाइप का क्वेश्चन, लैंग्वेज एज ए सोशल फैक्ट डिस्कस। अब ये तो मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने ये पढ़ा था कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड सोशल फैक्ट बाय एमएल डर्कहाइम। तो ये मेरे को बता दिया कि अब मेरे को क्वेश्चन इसको सोचना है डर्कहाइम के फॉर्म में, डर्कहाइम के आसपास सोचना है इस क्वेश्चन को, ये मुझे डायरेक्शन देता है। सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क।
वो कीवर्ड ढूंढिए जो आपके सिलेबस में मेंशन है, वो ये देखिए वो कहाँ पे दिया हुआ है। इनइक्वालिटी है तो कहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रेटिफिकेशन वाले चैप्टर में। तो जब मुझे ये दिख गया कि इट इज गिवन इन दैट चैप्टर, व्हाट आई विल डू, आई विल एक्चुअली स्टार्ट आंसरिंग दैट क्वेश्चन इन दैट पर्सपेक्टिव, इन दैट सेंस। इससे क्या होगा, मेरा आंसर सोशियोलॉजिकल रहेगा। प्लीज इफ यू हैव द पेन एंड पेपर, प्लीज नोट these things, it will help you a lot. ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ, बट अगर मैं कुछ चीजें देखे इसमें पीडीएफ में तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आई विल बी शेयरिंग दैट। बट द थिंग इज दैट कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है वो भी वो इस पीडीएफ में तो होगी नहीं, बिकॉज दैट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द एक्सपीरियंस। तो वो आप नोट करते चलना। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी सोशियोलॉजिकल थ्योरी वहां पे इंप्लीमेंट हो सकती है, अप्लाई दैट, एंड व्हेन यू विल बी अप्लाइंग दैट, आपका आंसर सोशियोलॉजी की तरफ बढ़ेगा, एग्जामिनर विल अप्रिशिएट। उसके अलावा इफ देर आर सम वर्ड्स लाइक क्रिटिकली एग्जामिन, एनालाइज, डिस्कस एटसेट्रा, इन वर्ड्स की मीनिंग होती है, अ वेरी सिंपल मीनिंग, आप तुरंत गूगल करोगे तुरंत मिल जाएगा। यू विल गेट इट एट एनी इंस्टीट्यूट, एन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, आपने 1000 बार ये चीज देख रखी है भाई, इनके बीच डिफरेंस होता है। द राइट अप्रोच इज इन वर्ड्स, अगर वो लिख रहा है ना कि लेट्स से कि लैंग्वेज इज अ सोशल फैक्ट, डिस्कस, लैंग्वेज इज अ सोशल फैक्ट, क्रिटिकली एग्जामिन, लैंग्वेज इज अ सोशल फैक्ट, एनालाइज। कंटेंट सिमिलर जरूर होगा, कंटेंट बहुत ज्यादा अलग नहीं होता है, लेकिन उस वर्डिंग के हिसाब से थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वो आपको ध्यान रखना है। और कुछ ना समझ में आए तो एज ए ये कुछ भी वर्ड है, यू राइट इट इन द सेंस ऑफ यू आर थिंकिंग लाइक डिस्कस, बट अगर आप इसको ध्यान में रखते हुए लिखते हो तो आपको मार्क्स बेटर मिलेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टिव वर्ड्स यूपीएससी दे रहा है, अगर आपको तो पागल तो है नहीं, देर इज सम मीनिंग, यूज दैट। आई विल बी सप्लाइंग द डिफरेंस एग्जैक्टली, वो मैं आपको बैच में डाल दूंगा। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, क्वेश्चन आ गया मेरे सामने, व्हाट टू डू, हाउ टू बिल्ड अप द आंसर, ये एक सवाल आ जाएगा। तो यू मस्ट हैव रीड दिस थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, सेम अप्लाई टू दिस सोशियोलॉजी। यानी कि मेरे पास क्वेश्चन आया, आई विल राइट सम इंट्रोडक्शन, अब जो भी बोल रहा है मेरे को इसके फेवर में कुछ लिखना है। सी सोशियोलॉजी इज बिल्ड अपॉन द क्रिटिसिज्म, एक थिंकर ने कुछ कहा, दूसरे ने उसको बोला कि भैया तुम गलत हो, तीसरा आया उसको बोला गलत हो। लाइक फंक्शनिस्ट ने बात की स्टेबिलिटी की, तो कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट आगे बोले कि भैया नहीं, ऐसा नहीं है, दिस स्टेबिलिटी इज अ टर्म जो कि बेसिकली बुर्जुआ ने बेवकूफ बनाने के लिए यूज किया हुआ है। दैट इज एक्चुअली जो उनका बेस है पूरा कन्फ्लिक्ट। फिर फेमिनिस्ट आ गए, बोले कि नहीं भैया तुम तो महिलाओं की बात ही नहीं कर रहे। उधर से इंट्रैक्शनिस्ट आ गए, बोले अरे यार लोगों के लेवल पे तो तुम जा ही नहीं रहे, तुम तो खाली मैक्रो मैक्रो कर रहे हो। फिर आ गए पोस्ट मॉडर्निस्ट, तुम सारे ही गधे हो, देयर इज नो सच थिंग एज ट्रुथ, जो भी चीजें आप बोलते हैं ट्रुथ है, दैट इज ऑल अ लैंग्वेज गेम, लियोटार्ड। सो व्हेन द इंटायर सोशियोलॉजी इज बिल्ड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट ओनली, और वो क्या हो रहा है, एक ने कुछ बोला, देखने देन वी एन एंटीथेसिस केम, एंड दोनों को सिंथेसाइज करके किसी तीसरे ने बोल दिया, एंड दिस सिंथेसिस बिकम्स अ न्यू थीसिस। यही तो हो रहा है सोशियोलॉजी में। सो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू थिंक ऑन द आंसर लाइक दिस, भाई इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है, किस डायरेक्शन में आप आंसर लेना चाहते हैं, एग्जामिनर को एक ब्रीफ आइडिया दे दीजिए। उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा जो भी स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दीजिए डेफिनेटली, बट उसके बाद उसका एक छोटा सा क्रिटिसिज्म या जो भी चीजें उससे रिलेटेड एंटीथेसिस वाली चीजें लिख दीजिए, एंड देन कंक्लूड इन द सिंथेसिस। सिंथेसिस बेसिकली इसको कंक्लूजन कह सकते हैं, इसको मर्ज करता है। So, in the introduction, you can define the sociological concept, or you can establish the framework like language is as a social fact. एक question था, you can define, start with the social fact की definition क्या and why the language should can considered or not considered as a social fact. एक broader idea आप उसे introduction में दे सकते हैं. Then the thesis part in order, आप methodology perspective का discuss कर सकते हैं. You can apply the theories you know about the social fact, like डरखाइम ने जो बात की थी भैया ये चीजें होनी चाहिए सोशल फैक्ट में। देन वो तो आपने थीसिस के पार्ट में बता दिया कि भाई वाई एज पर डिफाइन द लैंग्वेज इज अ सोशल फैक्ट, बट व्हाट अबाउट द एंटीथेसिस, देन उसका क्रिटिसिज्म भी होगा। सोशल फैक्ट थ्योरी खुद ही क्वेश्चनेबल है, when there is an element of subjectivity involved, how can you say that there is a social fact thing itself exists? ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में सही नहीं है। एंटीथेसिस,
So you can present some relevant examples. You can give some arguments why language is not a social fact. See, language is a social fact, ये डिस्कस किया है. अब उसमें आपने क्या किया कि एक तो आपने दे दिया कि लैंग्वेज इज अ सोशल फैक्ट, आपने एक पॉइंट दिया, बट एट द सेम टाइम उसको आपने ज्यादा वेटेज दिया एज पर दी डरखाइन, लेकिन आपने दो लाइन अगर ये लिख देना कि वाई लैंग्वेज शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सोशल फैक्ट, तो यू हैव गिवन द एंटीथेसिस, देन यू कैन राइट द सिंथेसिस, यू कैन गिव द रिलेवेंट करंट आंसर, रिलेवेंसी इसकी इसमें है कि नहीं है करंट में. सो यू प्रेजेंट द सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन रेदर देन जस्ट अ सॉल्यूशन. अगर आप इसको कोई भी आंसर इस पर्सपेक्टिव में वे में सोचते हैं, लिखते हैं, you will end up writing the good answer. वो एग्जामिनर को पसंद आ जाएगा क्योंकि दैट विल बी अ होलिस्टिक आंसर. एक ऐसा आंसर जिसने लाइक लैंग्वेज एज ए सोशल फैक्ट की बात कर लेते, आपने सिर्फ डिस्कस कर दिया डरखाइन का व्यू, आंसर गलत नहीं है, सही है आंसर, कोई गलत नहीं है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है अगर आपने उसके लाइक वो बात नहीं की उससे. तो अगर पॉसिबल है कि आप थोड़ा सा सही, लेकिन ये है कि उस क्वेश्चन का जो मेजर पर्सपेक्टिव था वो यही था कि आपको लैंग्वेज एज ए सोशल फैक्ट डिस्कस करनी है, तो आप थोड़ा सा ही सही, मतलब लाइक लेट्स से कि इफ यू हैव द लेट्स से कि 250 वर्ड्स में लिखना है या लेट्स से 150 वर्ड्स में लिखना है, मैं लिखूंगा 120 वर्ड्स में तो ये लिख बताता रहूंगा कि लैंग्वेज एज ए सोशल फैक्ट, लेकिन 25 30 40 वर्ड्स में मैं ये लिख दूंगा कि वाई इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सोशल फैक्ट. कंक्लूजन में 10-20 वर्ड्स और 150 वर्ड्स में आप 170-180 वर्ड्स तक लिख सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू. तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर खुश होगा, उसे पता चलेगा कि नहीं भैया आप सोचते भी हो, उसके आगे यू कैन थिंक ऑल दिस ऑल्सो. देन while writing you have to keep this in mind कि आपका जो सोशियोलॉजी का आंसर है it is a different from the general studies approach. So आपको ये ध्यान रखना है कि you don't have to do this mistake. जनरल स्टडीज के आंसर दे आर फैक्चुअल, पॉलिसी ओरिएंटेड हो सकते हैं, करंट अफेयर अप्रोच यूज करते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह लिखते हैं, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन लाइक ज्योग्राफी का आंसर ज्योग्राफिकल वे में लिखते हैं, उसका सोसाइटी का आंसर सोसाइटल वे में लिखते हैं. सोशियोलॉजी के आंसर अलग हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको भी डिफरेंस दिखाऊंगा, टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंस दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. यू जब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कि क्या किसी थिंकर ने इन वर्ड्स के बारे में बात की है, तो आप ये सोचना शुरू करते हो क्या कोई पर्सपेक्टिव इसको एक्सप्लेन कर सकता है, तो यू थिंक इट इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. आप एक थ्योरी के बारे में सोचते हो, यहां पे आप एक थ्योरी के बारे में नहीं सोचते हो, यू राइट व्हाट यू नो, चलेगा, लेकिन यहां पे आप ये चीज सोचते हो, यू ट्राई टू ब्रिंग इन द सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. अगर किसी थिंकर का है आप उसकी डेफिनेशन मेंशन करते हो, उस थिंकर का नाम लिख के लिखते हो तो आपको और अच्छे नंबर मिलते हैं. अगर उस थिंकर की बुक का नाम पता है तो आपको और अच्छे नंबर मिलते हैं, बिकॉज इट शोज कि यू आर अ वेल लर्न्ड पर्सन. एंड इवन आप कुछ बुक्स में तो पाओगे कि दे इवन मेंशन द पेज नंबर, ऑल्दो दैट इज नॉट पॉसिबल, आई डोंट रिकमेंड दैट, बट कुछ बुक्स में आपको ये भी मिलेगा या किस वर्स में उसने लिखा है इस टाइप से, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. लेकिन व्हेन यू मेंशन द थिंकर आपका एज बढ़ गया, व्हेन यू मेंशन द बुक ऑफ द थिंकर जहां पे ये चीज मेंशन है आपका एज बहुत ज्यादा बढ़ गया, और डायग्राम ले आए तो बल्ले बल्ले. तो आप बेसिकली यू राइट द थिंकर्स व्यू पॉइंट, यू यूज द पर्सपेक्टिव, देयर आर 5 मेजर पर्सपेक्टिव्स जो आप यूज कर सकते हैं, दैट इज द फंक्शनलिस्ट. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ईच वन ऑफ देम, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट, फेमिनिस्ट, इंट्रैक्शनिस्ट एंड डेफिनेटली द पोस्ट मॉडर्निस्ट. इसके अलावा और भी पर्सपेक्टिव्स हैं विच यू कैन ब्रिंग फॉर राइटिंग योर आंसर. बट 5 पर्सपेक्टिव यूज करते करते 150 से 250 वर्ड्स कब खत्म हो जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा. यू कैन ब्रिंग इन द सोशल प्रोसेस, यू कैन ब्रिंग इन द कॉन्सेप्ट. जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है आंसर की क्या लिखें, तो आप सिलेबस वाइज सोचना शुरू करो. सिलेबस में लाइक यूनिट 5 से अगर हम बढ़ते हैं तो इज एनी स्ट्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व, इज एनी इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व, इज एनी लेबल थ्योरी इन्वॉल्व, इज एनी रिलीजियस चेंजेस इन्वॉल्व, इज एनी फैमिली इश्यूज इन्वॉल्व, is there any politics involved, is there any social change involved, is there any change at the educational level, is there any dependency, etc. is there any elitism, bureaucracy. जो वर्ड्स आपके जो टॉपिक्स में आपको यू विल ऑलवेज हैव द आंसर, आपके पास हमेशा आंसर्स मिल जाएंगे. हम क्या करते हैं ना, हमारे सामने क्वेश्चन आता है, हमें पर्सपेक्टिव भी नहीं समझ में आ रहा, हमें थिंकर का नाम याद नहीं है, और हम क्या फिर करते हैं, हम कुछ भी जीएस वाला आंसर लिखना शुरू करते हैं. नो, थिंक ऑफ योर सिलेबस. हर उस सिलेबस को उस क्वेश्चन के साथ एक बार मैप करके सोच के देखिए, यू विल ऑलवेज गेट द आंसर. कुछ ना कुछ आप लिख लोगे, सोशियोलॉजिकल लिख के आ जाओगे. सो यू कैन डू लाइक दिस, लाइक कास्ट मोबिलिटी. Srinivas talked about the Sanskritization. Ambedkar talked about the annihilation of caste. Dumont talked about homo hierarchicus. You can always talk about that जब ये टर्म आ गया.
फैमिली चेंजेस की बात आ गई तो पार्सन्स के बारे में बात कर सकते हैं, मार्क्स के बारे में बात कर सकते हैं. यू कैन ऑलवेज यूज दो सोशियोलॉजिकल थिंग्स. वी विल बी डिस्कसिंग ईच वन ऑफ देम लेटर ऑन. अब पर्सपेक्टिव्स की बात कर लेते हैं. These 5 perspectives you would be knowing. Functionalism sees society as interconnected parts working together. So what they will be looking for? They will be looking for the stability. इनका ये मानना है कि जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए एग्जिस्ट करती हैं. तो इवन इफ द चेंजेस दैट इफ यू वांट टू ब्रिंग, पहले तो इनका जो दे हैड अ स्टेटस को दे वर कंसीडर्ड, लेकिन बाद में जब इसका क्रिटिसिज्म हुआ, सो दे वांटेड टू दे ब्रिंग द चेंज. दे नेवर वांटेड टू ओवरथ्रो द सिस्टम. तो जब वो ओवरथ्रो नहीं करना चाहते तो दे वर लुकिंग फॉर द रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन दे वर स्टार्टेड ब्रिंगिंग इन. तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई कुछ तो चीजें हैं. तो दे functionalist, they started talking of the dysfunction rather than saying that it is an obsolete system altogether. Conflict theorists क्या कह रहे थे? That is an obsolete system, you should overthrow. Simple. Marx. So there is the power struggle between different social groups. So जो भी theory they will be explaining it on the basis of this. Then you have this interactionism, like meaning is created through the social interactionism. Micro analysis के बारे में भी बात करते हैं. And I hope because this is a revision batch, I hope at least आपको इसका एक बेसिक आइडिया जरूर है. Then feminist, gender power dynamics, और नहीं भी है तो डोंट वरी. क्वेश्चंस आंसर्स के फॉर्म में विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग. बहुत सारी चीजें आप यहाँ से सीख जाएंगे एंड बेस्ट चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी रखी है. पोस्ट मॉडर्निस्ट दे से देयर इज नो सच थिंग एज ट्रुथ. तो जो भी तुम बोल रहे हो सब गलत है, जो भी बोल रहे हो वो सब सही है. तो सब कुछ सही भी है, सब कुछ गलत भी है. तो समथिंग लाइक दैट. अब करंट अफेयर्स का यूज करना है तो देखो यार क्या होता है ना, करंट अफेयर्स वाले इवेंट्स यूज करने तो हम ऐसा नहीं कि हम कैसे भी लिख देंगे. नो, वी कांट डू दैट. लाइक अगर फार्मर प्रोटेस्ट की बात आ रही है तो जीएस में आप इकोनॉमिक इश्यूज एमएसपी के बारे में बात करोगे, लेकिन अगर सोशियोलॉजिकल अप्रोच वे में देखोगे तो यू विल बी लुकिंग फॉर द कलेक्टिव बिहेवियर थ्योरीज. तो दिस इज सम ऑफ द डिफरेंस. लाइक हम जो अप्रोच जो रखते हैं दैट इज डिफरेंट इन सोशियोलॉजी. लाइक इन द डिजिटल डिवाइड, इवन द करंट इवेंट्स यू विल बी राइटिंग अबाउट द डिजिटल डिवाइड. आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, गैप की बात करेंगे, लेकिन सोशियोलॉजी में यू विल बी राइटिंग अबाउट द स्ट्रेटिफिकेशन. यू विल बी राइटिंग अबाउट द बुर्जुआ वर्सेस द प्रोलेटेरिएट. यू ऑलवेज सी द थ्योरीज कि भैया 1% के पास 99% का पैसा है या 5% के पास 95% लोगों का पैसा है. व्हाट इज दिस? जीएस अप्रोच में हम दूसरे तरीके से बात करेंगे. सोशियोलॉजी में हम बात करेंगे कि भाई बेसिकली दे आर कंट्रोलिंग द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन. लैंग्वेज चेंज है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ये वर्ड है कार्ल मार्क्स की थ्योरी में. एंड व्हेन वर्कर्स देमसेल्व्स आर एलिनेटेड सो दे आर नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग उनके साथ हो क्या रहा है. तो जब आप ये टर्म्स यूज करना शुरू करेंगे तो आपका आंसर वही सेम चीज सोशियोलॉजिकल बन जाएगा, आपका करंट इवेंट. एंड द सेम थिंग दिस डिजिटल डिवाइड वाइट इज हैपनिंग बिकॉज ये चीजें. देन वी हैव द लाइक लेट्स से द वुमेन रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, हुआ था. बट देन यहाँ पे बात करेंगे जब जेंडर सोशलाइजेशन, पैट्रियार्की की बात करेंगे. डिफरेंस है. तो सोशियोलॉजिकल अप्रोच जब आपको रखना है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कीप ऑन डूइंग लाइक दिस. अप्रोच चेंज कीजिए. तो एक डिफरेंस हम समझ लेते हैं थोड़ा. जैसे अपब्रिंगिंग वर्ड था, तो मैं जब लेट्स से कि मैं सोशियोलॉजी के लिए यूज करूंगा तो आई विल बी यूजिंग सोशियोलॉजी, सोशलाइजेशन. दोनों सेम वर्ड है, मीनिंग सेम है, अलग नहीं है. बट सोशियोलॉजी का वर्ड है सोशलाइजेशन, यहाँ पे वर्ड है अपब्रिंगिंग. आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, इनका सोशलाइजेशन कैसा था. इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करेंगे. प्रोग्रेस की बात करेंगे तो यहाँ पे सोशल मोबिलिटी की बात करेंगे. कस्टम्स स्प्रेड होता है तो यहाँ पे हम बात करेंगे कल्चरल डिफ्यूजन की बात कर रहे होंगे. जब हम रिच और पुअर के बीच में फाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे. ये डिफरेंस है जीएस और सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में. बहुत सारे बच्चे ये लैंग्वेज यूज करते हैं, नंबर नहीं मिलते, फिर दे आस्क कि सर नंबर क्यों नहीं मिलते. यू हैव टू मेक श्योर. और इसका सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीका है. नहीं समझ में आ रहा ना कि मेरे को आंसर कैसे लिखना है, अपना सिलेबस में दिमाग घुमा लीजिए कि भाई कहाँ पे ये टर्म था, मतलब कहाँ पे ये टर्म कहीं पे फिर बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है. अब ये चीज हमारे सिलेबस में जो जो पॉइंटर्स मेंशन है कहीं पे हम लिंक कर सकते हैं. हाँ यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे कर सकते हैं. कास्ट वाली चीजें इनइक्वालिटी में डिस्कस कर सकते हैं, वेबर में डिस्कस कर सकते हैं. जहां जहां पे फिट बैठ सकते हैं हमने फिट बैठा दिया, हो गया, नंबर मिल गए. और एक रेलेवेंट हमने डायग्राम बना लिया, हो गया काम. एंड आफ्टर दैट
डायग्राम यूसेज तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. सो दिस इज द समरी. ये भी हमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव साथ रखना है, थिंकर्स का रेफरेंस रखना है. देन यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर क्लास करंट अफेयर्स. यू हैव टू यूज द प्रॉपर टर्मिनोलॉजी एंड देन यू हैव टू स्ट्रक्चर द फ्रेमवर्क. ये चीजें मैंने भी आपसे सेम डिस्कस की कि यू हैव टू कीप द पर्सपेक्टिव इन माइंड. 5 पर्सपेक्टिव्स आई डिस्कस्ड: फंक्शनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट, feminist, interactionist, and postmodernist. Apart from that, you can also bring in the other perspectives. But ये 5 major perspectives हैं जो आपके लोम्बोस में भी दी हुई है. एंड द थिंग इज दैट पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा यूज करने में दिक्कत नहीं है, बट द थिंग इज दैट यू हैव ओनली 150 to 250 वर्ड्स. तो चीजें उसके हिसाब से ही यूज करें. इट इज नॉट पॉसिबल टू नो एनीथिंग, नो एवरीथिंग, बट यू शुड नो एनफ. देन यू हैव दिस रेफरेंस थिंकर्स. थिंकर्स हमेशा ध्यान में आइए, कोई भी टॉपिक आया, क्या किसी थिंकर ने इस टॉपिक के बारे में बात की है, ट्राई टू ब्रिंग इन दैट थिंकर. इंडियन है, फर्क नहीं पड़ता. दे हैव एक्चुअली मिक्स द पेपर 1 एंड पेपर 2. तो ऐसा नहीं सोचना है कि पेपर 2 का थिंकर पेपर 1 में यूज नहीं कर सकते. यू कैन ऑलवेज यूज. देन यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर करंट अफेयर्स इनटू द सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज लाइक दिस आई शोड यू जस्ट. ये अप्रोच रखना है. यू हैव टू ट्रांसफॉर्म. टर्मिनोलॉजी से यूज करनी, फ्रेमवर्क मैंने आपको बता दिया. ठीक है, आप समझ लेते कितना टाइम किस क्वेश्चन पे देना है. तो मैंने आपको देखो बेसिक बॉर्डर पता ही है. कैलकुलेशन से समझ लेते हैं. यू हैव दी 180 मिनट्स, 5 क्वेश्चन करने. इस हिसाब से ही होते हैं कि भाई 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5. दिस हैज दी 5 क्वेश्चन. ये तो है ही है. देन यू हैव 3 क्वेश्चन. 3 into 2 होगा या एंड यहाँ पे 3 into 1 होगा. तो पर क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 5 ही चूज करने, उसके सब पार्ट्स हैं, तो वी हैव 36 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन इन जनरल. तो सीधी सी बात है, आपके पास 5 क्वेश्चन है, लाइक सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो यू नियरली गेट 7 मिनट ईच. एंड 7 मिनट में भी आपको आधा मिनट तो सोचना है, ये आपको ध्यान रखना है. तो थिंक ऑन दैट एंड देन डू अकॉर्डिंगली. अब 7 मिनट का क्वेश्चन आया, मैं क्या करूंगा, आधा मिनट सोचूंगा, फिर लिखना शुरू करूंगा. सेम वे जब मैं अब ये 3 वाले क्वेश्चन होते हैं तो 2 क्वेश्चन 20 नंबर, 20 नंबर एंड 10 नंबर के होते हैं. तो 7 मिनट इसके लिए, 14 मिनट हम ये कर सकते हैं. 14 इट इज 28 प्लस 7 35 मिनट ये हो गया. थोड़ा सा और जल्दी लिख लें तो बेटर है, बट दैट इज द मैक्सिमम टाइम दैट यू शुड डिवोट ऑन एन आंसर. सो वन वे ऑफ डूइंग इज दैट, स्टार्टिंग में आप इस चीज को डेवलप करने के लिए ये कर सकते हो, जब भी क्वेश्चन लिखो कीप अ स्टॉप वॉच विथ यू व्हाइल यू राइट द आंसर. दैट थिंग यू कैन. सो इस क्लास में तो खैर पॉसिबल नहीं है. सो ये टेस्ट पेपर मैं अभी सामने लेके आ रहा हूँ. फॉर द नेक्स्ट 35 मिनट्स आई विल बी टेलिंग यू द टाइम. अगले 35 मिनट्स तक ये क्वेश्चन आपके सामने होंगे, क्योंकि 10-10 नंबर के क्वेश्चन है, आपको लिखना है एंड देन यू हैव टू सबमिट योर आंसर्स. 35 मिनट्स बाद हम ठीक मिलेंगे. इट इज लाइक 7:45 के आसपास हो रहा है, तो 15 मिनट इधर एंड 20 मिनट उधर. तो वी विल मीट एट 8:20 एंड देन वी विल डिस्कस कि इसके आंसर्स कैसे थे. आई विल बी शोइंग यू द टॉपर्स कॉपी लाइक दिस. हमें भी मैं आपको ये साइजें दिखाऊंगा कि नेहा भोसले मैम ने कैसे लिखा था, किसने लिखा था. सो प्लीज पार्टिसिपेट. आपका मेंस है चाहे नहीं है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न. क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे और आप प्लस के बाद 35 मिनट के बाद आई विल बी अगेन डिस्कसिंग विथ यू. मैं डिस्कस कर लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं. बट द प्रॉब्लम विथ दिस इज दैट कि वो अगर आप नहीं लिखोगे तो आप शायद मैं जो आपसे डिस्कस करूंगा उस तरह से उसका फ्रूटफुल नहीं ले पाओगे. सो प्लीज पार्टिसिपेट. वी विल ट्राई टू इवैल्यूएट योर आंसर्स आल्सो. यू कैन पोस्ट इट इन द ग्रुप आफ्टर दैट. दिस इज 7:45 एंड चलो पहला क्लास है, तो आई विल बी हियर बैक एट 8:25 PM. 5 क्वेश्चन है आपके सामने. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम आपको 7 मिनट सेपरेटली देंगे. हम आपको लाइक 5 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लाइक 8 मिनट दे रहे हैं. 5 क्वेश्चन है. दिस इज द टाइम. प्लीज राइट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. मिलते हैं 8:25 के ऊपर. ट्राई टू राइट इन द यूपीएससी कॉपी. बी ऑनलाइन. ये अभी स्क्रीन अभी मेरी, अब आपको आवाज नहीं आएगी. आप अपनी कॉपीज में लिखिए. हम 8:25 पे दोबारा वी विल बी हैविंग अ मीटिंग.